को प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। और आपको पता है क्लास में हमेशा आपको माइक बंद रखना है आपका। अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, है ना। ऐसे इन जनरल माइक बंद रखना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कैमरा भी आपको बंद रखना है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में रहना है, तो आप पहले सॉल्व कर लेना उस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के बाद आंसर देने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर ये तीसरा पेज खुलेगा जहां पर वन पोल एक्टिव लिखा हुआ है ऊपर में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको आंसर लगता है कि मेरा आंसर डी है, बी है, जो भी आंसर, उस सर्कल के आगे क्लिक करोगे। मान लो अगर लगता है सी आंसर है तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करोगे। और फाइनली यहाँ पर क्लिक करना है आपको वोट पर। तो यहाँ जब वोटेड लिखा आता है तभी आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, उसके बाद बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही होगी। तो कोई बच्चा बैठा नहीं रहेगा। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं तो सभी लोग आंसर करेंगे। कम से कम ट्राई सभी को करना है, सही करने की कोशिश करो। अगर गलतियां भी होगी तो वहां से हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या था। और अभी मैं आपको बता भी रहा था कि आज हम लोग करेंगे क्या। तो लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड सीखा था पुनः सम्मोहन विधि से, और इसमें एक भी मैं पोल में क्वेश्चन नहीं करवाया था, समय कम था। तो फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं कोई भी रिकॉल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। इसी को क्या करते हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले एक मैं क्वेश्चन दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। पहले खुद से ट्राई करना, वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, पहले खुद से आप लोग ट्राई करो। वह सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद कुछ और नया नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ पोल में कुछ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, आपसे पूछूंगा। तो रीग्रुपिंग एक बार मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है रीग्रुपिंग टर्म। अगर मान लो हमारे पास कोई बहुपद है जिसमें कुछ मान लेते हैं 4 टर्म है, जरूरी है कि 4 ही टर्म रहेंगे, हो सकता है कि और भी टर्म हो सकते हैं। इन जनरल हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास मान लो 4 टर्म है। अब ये प्लस या माइनस के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि इन चारों में कुछ कॉमन है क्या। अगर चारों में कुछ कॉमन मिल जाता है, सार गुणनखंड मिल जाता है, तब तो हम लोग पहला वाला मेथड सार गुणनखंड विधि कर लेंगे, कॉमन फैक्टर मेथड कर लेंगे। लेकिन इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सात गुणनखंड अगर एक आ रहा है, एक आने का मतलब एक तो हमेशा कॉमन आ जाएगा। एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में लोग जोड़ा बनाते हैं। यही आपको सीखना है, पेयरिंग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सर पहला टर्म का, जो पहला वाला हमारा टर्म है, इसका जोड़ा हम कौन से टर्म के साथ बनाएं, कौन से दो दो टर्म का हम जोड़ा बना ले ताकि उसमें से कुछ कॉमन निकाल सके। और यही सही जोड़ा बनाने के लिए आप अगर सीख जाओगे तो बाकी ये इस टाइप के क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई करो पुनः सम्मोहन विधि का, रीग्रुपिंग का, है ना। तो क्वेश्चन है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स। क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ना। चलो फिर से ट्राई करो आप लोग और आंसर बताओ। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स करना क्या है, एक बहुपद दिया गया है जिसमें 4 टर्म है। आपको गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। गुणनखंडों के रूप में इसको लिखकर बताइए। तो आंसर कैसे करोगे, या तो आप चैट में लिख दो। अगर चैट में लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो माइक ऑन करके आप आंसर बता सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ना, सेम क्वेश्चन था। तो आप खुद से कर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एम एक्स प्लस एन वाई, यहाँ पर 4 टर्म है। आप देखो कौन से 2 टर्म को हम एक साथ रखेंगे। अच्छा, एक हिंट है कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकले। मतलब अगर मैं चारों को एक साथ देखूं तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा एक के अलावा। एक तो हमेशा कॉमन निकलता है, लेकिन एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो आप सही जोड़ा बनाइए और आंसर बताइए। एम एक्स का जोड़ा हम किसके साथ बनाएं, एम एक्स वाले टर्म को हम किसके साथ करते हैं। तो एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स 4 टर्म है, किस तरीके से ये गुणनखंड होगा। किसी का आंसर आया क्या, किसी ने सॉल्व किया है।
अभी देखो आपके लिए समय दिया जाए तो बैठे मत रहना, आप सॉल्व जरूर करो, एटलीस्ट ट्राई करो। एम एन इंटू एक्स प्लस वाई, एक आंसर आया है एम एन इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चे बताइए। चलिए अभी सॉल्व करें इसको। चलो अभी क्या करना है, आप सभी को रुक जाइए, अगर सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ। और अभी अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं ध्यान से सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, फिर पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा, और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, सर अगर मैं इन चारों टर्म को एक साथ देखूं तो इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे? देखो पहले टर्म में आपको दो गुणनखंड दिख रहे होंगे, दो फैक्टर दिख रहे हैं, एम और एक्स, एम इंटू एक्स। एम सभी में आया क्या? देखो एम सभी में नहीं है, दूसरे वाले टर्म में एम नहीं है, और दूसरे वाले टर्म में एक्स भी नहीं है, तो यहीं से मुझे पता चल गया कि सारे में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। तो सारे में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, मतलब सार गुणनखंड कितना होगा? कॉमन फैक्टर वन होगा, सार गुणनखंड वन होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन तो होगा ही। तो एक तो हमेशा कॉमन निकल जाता है, लेकिन एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इतना सभी को समझ में आ रहा है कि एक के अलावा इन चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो जोड़ा किस तरीके से बनाएंगे? देखो पहला टर्म को लिया मैंने एम एक्स को, तो मुझे आप लोग बता सकते हो सर एम एक्स के साथ हम कौन सा टर्म को रखें? एम एक्स के साथ हम कौन से टर्म को रखेंगे? तो एम एक्स के साथ आप एम वाई को रख दो। देखो एम, हाँ वेरी गुड, एम वाई को, तो एम एक्स और एम वाई दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? देखो एक जैसे टर्म एक साथ जोड़ा में आ जाएंगे, एम एक्स और एम वाई दोनों में एम मुझे कॉमन दिख रहा है, तो एम एक्स और एम वाई एक साथ आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं, एन वाई का एक टर्म है तो इसमें एन दिख रहा है, और एन एक्स का एक टर्म है इसमें भी एन दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं सर एन वाई और एन एक्स को एक साथ रख दीजिए, तो इस दोनों का जोड़ा बना दीजिए। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपली जिसको मैंने जोड़ा बनाया ना, आप सिंपली ये कह रहे हो सर पहला टर्म का जोड़ा आप बना दो तीसरे टर्म के साथ, और दूसरा टर्म का जोड़ा बना दो चौथे टर्म के साथ। हमने क्या किया, पहला का जोड़ा बनाया तीसरे टर्म के साथ, और दूसरे टर्म का जोड़ा बनाया हमने चौथे टर्म के साथ। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए साथ साथ, जो जोड़ा बनेंगे, जो एक जैसे टर्म है उसको एक साथ लिख दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने लिख दिया एम एक्स प्लस एम वाई, है ना, पहला और तीसरा टर्म को एक साथ लिख दिया। अब दूसरा टर्म हमारा है एन वाई और एन एक्स, ये चारों टर्म लिखा गए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपको पहला और दूसरा टर्म अब दिख रहा है, जो मैंने चेंज कर दिया, इसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, पहला और दूसरा टर्म। एम यहाँ भी दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ क्यों रखा? क्योंकि इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, तो इन दोनों में से आप एम को कॉमन निकाल दीजिए। तो एम को कैसे कॉमन निकालेंगे, ये आपको सीखना है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम को आप पहले वाले टर्म में से और दूसरे वाले टर्म में से जब आप एम को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? पहले टर्म में से, पहले टर्म में देखो क्या है, एम इंटू एक्स, एम को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस, दूसरे टर्म में से है एम वाई में से एम को कॉमन निकाला तो बच जाएगा वाई, एम एक्स प्लस एम इंटू एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है? अब मुझे बताइए तीसरा टर्म और चौथा टर्म, ये एन वाई है और एन एक्स है, तो एन वाई और एन एक्स में क्या कॉमन है? एन वाई और एन एक्स में क्या कॉमन है? तो एक जगह लिखा गया है एन वाई, एक एन एक्स, एन कॉमन है, तो आप बोल रहे हो सर एन दोनों में कॉमन है। तो अगर एन दोनों जगह पर कॉमन है तो एन को कॉमन निकाल दीजिए, दोनों जगह पर एन एक गुणनखंड है, तो एन को मैं कॉमन निकाल दूंगा। तो आप इस तरीके से कुछ देख सकते हो सर, तीसरे टर्म और चौथे टर्म में से अगर एन को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा, तीसरे टर्म में से आपको बच जाएगा यहाँ पर वाई, और चौथे टर्म से अगर एन को कॉमन निकाला तो बच जाएगा एक्स। तो ये समझ में आया? इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, एम इंटू एक्स प्लस वाई, और एन वाई प्लस एक्स को लिख दिया एन इंटू वाई प्लस एक्स। अब इसको मैं थोड़ा सा देखो अरेंज कर रहा हूँ, एम इंटू एक्स प्लस वाई लिखा, प्लस लिखा, एन लिखा, और वाई प्लस एक्स को मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई। ये बस क्या है, वाई प्लस एक्स को आपको पता है एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 प्लस 5 लिखिए चाहे 5 प्लस 3 लिखिए, दोनों ही 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी को बी प्लस से लिख सकते हैं, तो वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे एक प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है। अच्छा, अंकित के नाम से जो बच्चे आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन बीच में आपने माइनस का साइन लगा दिया है, तो बस माइनस का साइन नहीं आएगा, वो प्लस का साइन अगर रहेगा तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पर देखो एक टर्म ये पूरा कहेंगे, ये पूरा एक टर्म आ गया इसमें, और ये पूरा हमारा दूसरा टर्म आ गया। तो अब मुझे बताइए, अब जो आपको पहला टर्म
और जो दूसरा टर्म दिख रहा है, इन दोनों में कोई गुणनखंड कॉमन दिख रहा है? हमें सही जोड़ा कुछ इस तरीके से बनाना होता है कि इन दोनों में जो ब्रैकेट वाले टर्म दिख रहे हैं ना वो सेम आ जाए। मतलब अब आपको दिख रहा होगा सर, पहला जो टर्म है m गुना एक्स प्लस वाई है, और जो दूसरा टर्म है वो n गुना एक्स प्लस वाई है। मतलब x प्लस वाई इस वाले में भी आया एक गुणनखंड के रूप में, और x प्लस वाई यहाँ भी आया एक गुणनखंड के रूप में। तो इस वाले को आप कॉमन निकाल सकते हो ना, x प्लस वाई को। तो पहले टर्म और दूसरे टर्म में से आप x प्लस वाई को कॉमन निकाल दीजिए। तो आप यहाँ पर कह रहे हो सर ये वाला जो x प्लस वाई यहाँ पर लिख रखा है और x प्लस वाई यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है, तो इस x प्लस वाई को आप कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, तो सिंपली आप बस इतना करोगे, तो इस पहले टर्म में से आपने x प्लस वाई को निकाला तो यहाँ पर लिखा x प्लस वाई, और दूसरे टर्म से भी x प्लस वाई को निकाला तो x प्लस वाई लिख दिया। पहले टर्म में से आपने अगर x प्लस वाई को निकाला तो ये वाला m बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। दूसरे टर्म से अगर x प्लस वाई को निकाला तो यहाँ पर n बच जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू एम प्लस एन, ये समझ में आया? अब हमें दो गुणनखंड दिख रहे हैं, एक गुणनखंड दिखा एक्स प्लस वाई और एक गुणनखंड दिखा एम प्लस एन। तो कुछ तरीके से हमने दो गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। ये क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स, इसको मैंने चेंज करके कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस एन। तो यही कहते हैं कि हमने गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया या फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? अब वापस से इसको आप गुना करोगे तो वही वाला मिल जाएगा, मतलब वही जो बहुपद दिया गया था वही बहुपद मिल जाएगा और आप इसको गुना करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग? कोई भी डाउट है तो मुझे डी लिखकर बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। फिर और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वाई वाई वाई, ठीक है? अगर वाई कह रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा और आप सभी को करना होगा खुद से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर एक मैं चीज और बता दूं, एक आप लोग ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस क्या लिखा हुआ था, एम वाई प्लस एन एक्स, एम वाई प्लस एन एक्स। देखो अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने क्या किया, पहले टर्म का जोड़ा मैंने बनाया था तीसरे टर्म के साथ, पहला और तीसरा का जोड़ा बनाया था और दूसरा और चौथा का जोड़ा बनाया था। आप लोग क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है इसको, पहला का जोड़ा बना देना चौथे के साथ। मतलब अगर मैं पहला और चौथा को एक साथ लिख दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा सर एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो एक्स वाले को एक साथ लिख दिया। और अगर मैं वाई वाले को एक साथ लिख दूं ये दोनों में, और दूसरे और चौथे का जोड़ा बना दूं, तो सॉल्व होगा क्या? अगर मैं पहला का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ा बनाऊं फिर सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो सेम आंसर आएगा, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, कर लोगे ये? तो एक क्लास एंड होने के बाद एक बार ट्राई जरूर करना, जितना आप कोशिश करोगे उतना सीखोगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन अगला जो टाइप है हमारा, 6xy प्लस 6 प्लस 9x प्लस 4y, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है, लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन किया था, अभी भी हमने क्वेश्चन किया, तो उससे अलग क्यों है ये क्वेश्चन, समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, सभी लोग बता दोगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, ये तो सभी लोग बता देंगे, चार। ठीक है, तो चार टर्म आपको दिख रहे हैं, प्लस के द्वारा जोड़े गए हैं, एक दो तीन चार। अब मैं पूछूं कि इसमें सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा सभी का? तो एक एक करके आप सभी टर्म को लिख दीजिए। मान लो अगर मैंने 6x y लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 9x लिखा और 4y लिखा, तो आप इसको चेक ही करोगे ना। 6 को लिख दोगे सर 2 गुना 3 गुना x गुना y, 6 को लिखोगे 2 गुना 3, 9x को लिखेगा 3 गुना x, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको करने में। 4 को लिखेगा 2 गुना y, ऐसे लिख दोगे। अब मुझे बताइए कुछ भी ऐसा है जो चारों में कॉमन है, एक के अलावा बताना, एक तो मिल ही जाएगा ना, एक के अलावा कुछ और ऐसा गुणनखंड है जो चारों जगह पर आया, चेक करो आप, खोजने की कोशिश करो। एक के अलावा कुछ भी कॉमन है, सार गुणनखंड एक होगा या एक के अलावा कुछ होगा? नहीं, तो आप कह रहे हो नहीं होगा सर, सर एक ही कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो आपने अगर मान लो दो को सोचा तो दो यहाँ है, दो यहाँ है और दो नीचे वाले में है। इसमें दो नहीं है ना, 9x में दो नहीं आया, तो आप कहोगे सर दो भी नहीं कॉमन लिखेंगे। एक्स को अगर आप देख रहे हो तो सर 6 में एक्स नहीं आया, वाई को अगर आप सोचोगे तो 6 में वाई नहीं आया, तीन को आप अगर देखोगे तो तीन कहाँ नहीं है, 4y में देखो तीन नहीं आया, है ना? तो हम कहेंगे सर कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। तो अगर सार्व गुणनखंड नहीं है तो सार्व गुणनखंड विधि नहीं लगेगा,
यहाँ पर क्या करेंगे, वो जोड़ा बनाएंगे। तो रीग्रुपिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, दो दो टर्म का जोड़ा बना लीजिए। तो दो दो टर्म का जोड़ा अगर हम बनाएंगे तो हमें ये सीखना होगा कि सही जोड़ा कैसे बनाए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। आप पहले दो टर्म को देखिए, पहले दो टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन है? पहला टर्म को देखो और दूसरा टर्म को देखो, पहला है 6xy और दूसरा टर्म है 6। इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है? देखो 6x y को आप लिख सकते हो, 6xy को आप सोच सकते हो ना कि सर 6 × xy है। ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं 6 × 1। तो ऐसे 6 और ऐसा लिख सकते हो ना, 6 कॉमन है दोनों जगह पर। 2 × 3 भी करोगे, 2 × 3 तो 6 ही आएगा। वेरी गुड, 2 × 3 कह रहे हो तो वो भी सही है। अगर हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 3 ही आएगा और वो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सार गुणनखंड अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका सार गुणनखंड 2 × 3 यानी 6 आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले दो टर्म का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ा बना लिया, पहले दो टर्म को, क्योंकि मुझे 6 कॉमन दिख रहा था। तो मैंने लिखा 6xy + 6 प्लस इन दोनों को एक साथ लिख दिया, वो लिखा ही हुआ है 9x + 4y। अब सारे टर्म को आप फैक्टराइज कर लो, या फिर सीधे सीधे आप कह सकते हो सर इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × xy प्लस 6 को मैं लिखा 6 × 1 प्लस ये 9x लिख दिया प्लस 4y लिख दिया। ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मैं 6 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं पहले टर्म और दूसरे टर्म में से अगर मैं 6 को कॉमन ले लूँ यहाँ से और यहाँ से, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर बच जाएगा xy + 1। ये समझ में आ रहा है सभी को? ये पहले टर्म में से आपने अगर 6 को कॉमन निकाला तो ये वाला xy बच जाएगा। दूसरे टर्म में से आपने अगर 6 को कॉमन निकाला तो ये वाला 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 6 × xy + 1 आ गया, ये सही है। लेकिन आगे बढ़िएगा, प्लस के बाद यहाँ पर कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? दूसरा और तीसरा टर्म में कुछ, सॉरी, तीसरा और चौथे टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा। कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा ना, एक सार्वगुणनखंड होगा। जैसे मैंने दो एक चीज बताया था आपको कि अगर किसी भी टर्म में से, हाँ सुनिएगा, किसी भी टर्म में से आप अगर पूरे टर्म को कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता था? याद है सभी को? अगर मैं किसी भी टर्म में से पूरे टर्म को कॉमन निकाल दूं, जैसे मैं कह रहा था कि 5x + 10 में से आपने अगर, सॉरी, 10xy ऐसे लिख दूं, और मैं कह रहा हूँ 5x को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5x में से अगर 5x को कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? ये बताइए, ये किसी को याद है? किसी भी टर्म को देखो, 5x को ऐसा सोच सकते हो ना सर, 5x क्या है? 5x × 1। अगर आप 5x को कॉमन निकाल दोगे तो ये 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचता था, और यहाँ पर बचेगा 2y। ये समझ में आया? ये समझ में आया? इतना क्लियर है सभी को? 10 में से 5 को निकाला तो 2 बचा, और x तो बाहर निकल गया था, ब्रैकेट के अंदर y बचेगा। ठीक है, तो एक चीज हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी टर्म में से अगर पूरा टर्म को कॉमन निकालेंगे तो एक बचेगा, और अगर किसी टर्म में से अगर एक को कॉमन निकालेंगे, एक को कॉमन निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, सीधे 9x + 4y को ब्रैकेट में लिख दीजिए, है ना, 4y को ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर 1 लगा दीजिए। तो एक को फिर से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × 9x फिर 1 × 4y। अब मुझे बताओ, ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं क्या? ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, यस या नो? अब बोलोगे सर यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहा, मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मैंने ये क्यों बताया अगर सॉल्व नहीं होगा तो? ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप गलतियां क्या क्या कर सकते हो। तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, अगर नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये दोनों जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो पेयरिंग बनाया, जो हमने जोड़ा बनाया, वो हमने जोड़ा बनाने में गलती कर दी। ठीक है, वो सही जोड़ा नहीं बनाया। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये भी सीखना जरूरी है कि हम सही जोड़ा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 6xy और 6 में तो कुछ कॉमन दिख रहा था, लेकिन 9x और 4y में कुछ भी कॉमन नहीं था, और कुछ भी नहीं कॉमन था तो एक कॉमन था, और एक कॉमन निकाल के जब हमने इसको लिखा तो ये वाला ब्रैकेट, ये 9x + 4y की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ब्रैकेट जो दिख रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों सेम नहीं आया। तो हमने कहा कि ये हमने शायद सर गलत जोड़ा बना दिया। तो अब क्या करते हैं, सही जोड़ा बनाकर चेक करते हैं। मतलब अब क्या करेंगे,
6xy को 6 के साथ जोड़ा नहीं बनाएंगे, किसी और टर्म के साथ बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर इस तरीके से कर भी लोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कर दी। ठीक है, तो फिर से आप ट्राई करना दूसरे तरीके से। अब आप क्या करोगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6xy को 9x के साथ जोड़ा बनाता हूँ, पहला टर्म का तीसरे टर्म के साथ, हाँ वेरी गुड, और दूसरे टर्म का जोड़ा बना दूंगा चौथे टर्म के साथ। तो आप क्या करो, 6xy और 9x को एक साथ लिख दो। बस आप क्या करो, 6xy को 9x के साथ लिख दो, और 6 को लिख दो 4y के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को 9x के साथ लिखा, और इस वाले 6 को मैंने 4y के साथ लिखा। इतना क्लियर है, पहला और तीसरा टर्म का जोड़ा बनाया और दूसरा और चौथे टर्म का साथ जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब इसको मैं सभी पदों को फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ। तो 6 को लिख दोगे सर 2 × 3, दो को 6 को मैंने इसको छोड़ तोड़ दें, 6xy को लिखोगे 2 × 3, और xy को xy लिख दो या x गुना y लिख दो। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। इस 9x को ब्रेक करिए, तो 9 को लिखोगे सर 3 × 3 गुना में x। ठीक है, प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। इस 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 6 को लिख दिया 2 × 3। आगे बढ़िए, प्लस को लिखा, प्लस का साइन था। 4 था हमारा, 4 को क्या लिखोगे सर, 2 × 2 और गुना में y। ये समझ में आया कि हमने 4y को फैक्टराइज करके लिखा 2 × 2 × y, और 6 को मैंने गुणनखंड करके लिखा 2 × 3। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि प्लस का साइन कहाँ कहाँ पर है। तो एक प्लस का साइन हमारा यहाँ पर आया, दूसरा प्लस का साइन हमारा यहाँ पर आया, और तीसरा प्लस का साइन यहाँ पर आया। मतलब टोटल टर्म कितने हो गए, आप बोलोगे सर एक टर्म ये पूरा हुआ, दूसरा टर्म ये पूरा हुआ हमारा, तीसरा टर्म ये पूरा हुआ हमारा, और चौथा टर्म इतना हुआ हमारा पूरा। ठीक है, टोटल 4 टर्म दिख रहे हैं। अब मुझे बताइए, पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? पहला टर्म और दूसरा टर्म का कोई गुणनखंड कॉमन है क्या? क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है? 3 देखो दोनों में दिख रहा है आपको, 3 यहां भी है सर और 3 इसमें भी है। एक्स देख लीजिए, इस वाले में भी है, और एक्स इसका भी गुणनखंड है 3x। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे सर, पहला और दूसरा टर्म में से एक्स को कॉमन, सॉरी 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। पहला, मैं फिर से कर रहा हूँ, पहला और दूसरा टर्म में से 3x को कॉमन निकाल दीजिए। तो 3x को आप जैसे ही कॉमन निकालोगे तो क्या लिख दोगे, 3x को कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा, पहला टर्म में से आपने अगर 3x को कॉमन निकाला, इन दोनों को कॉमन निकाल दिया, तो 2 और y बचेगा, और 2 और y कहने का मतलब 2 और y को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2y। क्लियर है, 2y क्यों लिखा, पहले टर्म में से 3x को कॉमन निकालो तो 2y दिख रहा है, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। दूसरे टर्म में से आप अगर 3x को कॉमन निकालोगे, इस 3 और x को, तो यहाँ पर 3 बचा हुआ है ना, ये वाला 3 लिख दोगे, तो यहाँ पर आया 2y+3। क्लियर है इतना, ये क्लियर? तो दूसरे टर्म में से अगर मैंने 3x को निकाला तो 3 बचा कॉमन, फिर आगे प्लस का साइन लगाया। अब तीसरे टर्म और चौथे टर्म को देखिए, तीसरा और चौथा टर्म में आप लोग मुझे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, तीसरा और चौथा टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 यहाँ भी है एक गुणनखंड, और 2 यहाँ भी है गुणनखंड, तो बस 2 दिख रहा है कॉमन, है ना। तो आप बोलेंगे सर 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 को कॉमन लिया, तीसरे टर्म में से आपने अगर 2 को कॉमन निकल लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 3, 2 × 3 लिखा हुआ था, 2 को कॉमन लिया तो 3 बच जाएगा। प्लस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन लगाया। चौथे टर्म में से आपने अगर 2 को कॉमन निकाला, देखो 3 चीजें हैं, 2 × 2 × y, एक 2 को आपने कॉमन निकाला तो ये 2y बच जाएगा ना, यहाँ पर 2 और y बचेगा, यानी 2y बच जाएगा। इतना क्लियर है इस वाले स्टेप तक? अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब बस अरेंज करके लिख रहा हूँ, 3x × 2y+3। ठीक है, +2 × 2y+3। ये क्या किया, बस 3 + 2y को 2y+3 लिख दिया। बस इस वाले टर्म को देखिए, 3 + 2y को, ये ब्रैकेट को 3 + 2y को मैंने 2y+3 लिखा है, a+b को b+a, हर बार ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, x+y को y+x, 3 + 2 को 2+3। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पर आप कह रहे हैं सर एक प्लस का साइन है। अब हम कहेंगे सर ये हमारा पहला टर्म हो गया पूरा, और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया हमारा पूरा, है ना। तो इसको आप कहोगे सर ये हमारा एक टर्म ये हुआ और दूसरा टर्म ये हुआ, इन दोनों में कुछ कॉमन गुणनखंड दिख रहा है, सार गुणनखंड। पहला टर्म देखिए क्या है, 3x × 2y+3, ऐसे समझ सकते हैं ना, 3x में 2y+3 गुना हुआ है। दूसरा टर्म क्या है, 2 × 2y+3। मैं कह सकता हूँ ना 2y+3 यहाँ पर भी है गुना, और 2y+3 यहाँ पर भी गुना हो रखा है, तो गुणनखंड कॉमन है दोनों में, तो 2y+3 को कॉमन दे सकते हैं। तो आप बोले 2y+3 को पहला टर्म और दूसरे टर्म में से
हम इस 2y+3 को तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। तो 2y+3 को अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, बस इतना देख लेना है आपको। तो अगर इस 2y+3 को हमने कॉमन निकाला तो बच क्या जाएगा, पहले टर्म में से आप अपने अगर इस 2y+3 को कॉमन निकाल लोगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 3x। यहाँ पर लिख दोगे 3x प्लस यहाँ पर लिख देंगे 2, तो 3x+2। ये समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे। तो इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर इतना क्लियर है तो बताइए, और कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है चलिए। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपने अगर सिर्फ इतना सॉल्व किया तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ना दिखे। देखो ऑप्शन को थोड़ा बहुत बदल कर भी दिया जाता है कई बार। 2y+3 को देखो दो फैक्टर दिख रहा है ना आपको, 2y+3 और 3x+2। बस इसको चेंज करके ऐसा लिख सकता है, 3+2y लिख देगा 2y+3 को, और 3x+2 को लिख सकता है 2+3x, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया कि 2y+3 को हम लिख सकते हैं 3+2y, और 3x+2 को लिख सकते हैं 2+3x। क्लियर। तो एक बार मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि किया क्या हम लोगों ने, ये समझिएगा ध्यान से। हमने क्या किया, पहला टर्म का जोड़ा बनाया तीसरे टर्म के साथ, और दूसरा टर्म का जोड़ा बनाया चौथे टर्म के साथ। सभी टर्म को हमने फैक्टराइज किया, हर एक पद को मैंने गुणनखंड करके लिखा। पहला और दूसरा टर्म को जोड़ा बनाया था हमने, तो उसमें से जो कॉमन था 3x कॉमन था, तो 3x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बच गया 2y+3। दूसरे तीसरा और चौथा टर्म में से 2 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बच गया 3+2y। अभी 2y+3 और 3+2y कॉमन था तो उसको भी बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 3x+2। तो 2y+3 और 3x+2 दो गुणनखंड बचा हमारे पास। ओके, आगे बढ़े। चल, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलिए। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा गया है, ax² + bxy² + cxyz। ठीक है, ax² + bxy² और cxyz। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आता है, बस सिंपली लिखा गया गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, यहां पर मुझे बस ये बताओ कि पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 3। वेरी गुड। तो यहां पर हम कहेंगे सर एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, और तीसरा टर्म ये हुआ, प्लस के द्वारा अलग किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको जोड़ा नहीं बनाना है। अगर मान लो आप पहला टर्म का जोड़ा बना दो किसी के साथ, मान लो मैं पहला और तीसरा का जोड़ा बना दिया, तो ये दूसरा टर्म अकेला हो जाएगा ना, दूसरा टर्म अकेला हो जाएगा। अगर मैं पहला और दूसरा का जोड़ा बना दूं तो ये तीसरा टर्म अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनाना है आपको। आप यहाँ पर चेक कर लो कि क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, इन तीनों ही पदों में कुछ कॉमन है क्या, सात गुणनखंड है क्या। तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करो, सभी टर्म का गुणनखंड करके लिख दीजिए। ठीक है, सभी पदों को गुणनखंड करके लिख दीजिए। तो पहला टर्म क्या है, ax²y। तो ax² कहने का मतलब क्या हुआ, a को तो a लिख दिया, x² कहने का मतलब क्या हुआ, x का घात 2 है। तो x का घात 2 कहने का मतलब x को 2 बार गुना किया गया होगा। तो x को 2 बार गुना करिए, यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू में y, ऐसा लिख देंगे। फिर प्लस का साइन लगाया, bxy² है, तो bxy² कहने का मतलब b गुना में x, गुना में क्या लिखेंगे, y का पावर 2 है, तो y को 2 बार गुना करेंगे बस। तो y को 2 बार गुना कर दीजिए। और सी एक्स वाई जेड कहने का मतलब, सी यहाँ पर तो सिंपल है, सी गुना एक्स गुना वाई गुना जेड, तो ये सारे आपस में गुना हो रखे हैं, तो सी गुना एक्स गुना वाई गुना जेड। ठीक है, इतना क्लियर है। आप प्लस का साइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्लस के द्वारा ही पद अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर एक प्लस है, एक प्लस यहाँ पर है। अब मुझे बताइए कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों ही में कॉमन क्या है, सात गुणनखंड क्या है। तो अभी किसी ने चैट में लिखा था एक्स वाई, तो आप बोलेंगे सर देखो एक्स इसमें भी है, और एक्स इसमें भी है, और एक्स इसमें भी है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही टर्म में एक्स है। वाई कह सकते हैं सर, पहला टर्म में भी वाई आया, दूसरे टर्म में भी वाई आया, और तीसरे टर्म में भी वाई आया। तो वाई दोनों तीनों जगह पर है, तो एक्स वाई को कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बताइए।
यस और नो? एक्स वाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं तीनों पदों में से, हाँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टर्म, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म में से एक्स वाई को हम कॉमन निकाल देंगे। तो एक्स वाई को आप कॉमन निकाल दीजिए। जैसे ही आप एक्स वाई को कॉमन निकालोगे, बस देख लो कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचा। पहले टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को निकाला तो बच जाएगा ए और एक्स। ए और एक्स कहने का मतलब ए गुना एक्स, और ए गुना एक्स कहने का मतलब ए एक्स प्लस। यहां पर क्या बचा दूसरे टर्म में? दूसरे टर्म में क्या बचा? एक्स वाई को कॉमन निकाल दिया, तो ये बी और वाई। और बी और वाई कहने का मतलब बी और वाई को गुना करेंगे, और बी और वाई को गुना करने का मतलब बी वाई। ठीक है, फिर प्लस। और लास्ट टर्म आप लोग बताओ क्या बचेगा यहाँ पर? तीसरे टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को कॉमन निकाल दिया तो बच जाएगा सी और जेड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सी जेड। तो यहाँ पर लिख देंगे सी जेड, ब्रैकेट बंद। क्लियर है इतना? अभी यहाँ पर हमारा आंसर आ गया क्या? देखो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा गया था, वो क्वेश्चन लिखा गया था कुछ ऐसा, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। इसको हमने बदल कर क्या कर दिया, एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। देखो गुणनखंडों के रूप में लिख दिया मैंने। क्या किया, पहला एक एक्स से गुणनखंड हुआ, दूसरा गुणनखंड वाई हुआ, तीसरा गुणनखंड ये पूरा ब्रैकेट हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये तीन गुणनखंडों के रूप में लिख दिया हमने ना, ये तीनों गुणनखंड के रूप में लिख दिया। हालांकि इस तरीके से लिखते नहीं है, हमारा आंसर बस यही पर आ जाएगा, ये जो आपने लिखा ना यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा कर लेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? क्योंकि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड से भी बता दे रहा हूँ। एक तो हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इतना जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा है उस पूरे को आप लिखो, है ना। देखो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी सी चीज आपको मन में समझना होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस मैं लिख रहा हूँ बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का मतलब आप समझ सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर कहने का मतलब सर एक्स दो बार गुना हुआ है, इतना सभी को पता है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स दो बार गुना हो रखा है। वाई स्क्वायर कहने का मतलब सर वाई को दो बार गुना किया गया होगा, अपने मन में ही रखेंगे इसको, है ना। तो आप देखो सर पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। एक्स पहले टर्म में भी है, दूसरे यहाँ भी है ना। तीसरे टर्म में भी देखो एक्स और वाई है। तो बस एक्स वाई को आप डायरेक्ट कॉमन निकाल दो। तो मैं डायरेक्ट अगर कॉमन निकाल, अब देखो पहला टर्म में क्या बचे। देखो पहला टर्म में ए तो कॉमन नहीं निकाला था आपने, तो ए को लिख दीजिए। एक्स दो बार था, समझिए, एक्स दो बार था, उसमें से एक एक्स को आपने कॉमन निकाला, तो एक एक्स तो बच जाएगा ना अंदर, एक एक्स बच जाएगा। और वाई को तो आपने कॉमन निकाल दिया है बाहर, वाई कॉमन निकाल दिया तो एक्स बचेगा। दूसरे टर्म में क्या बचेगा? देखो बी को तो आपने कॉमन नहीं निकाला, तो बी तो यहाँ रहेगा। एक्स को आपने कॉमन निकाल दिया है, और दो वाई में से एक वाई को कॉमन निकाला है, तो एक वाई यहाँ पर बच जाएगा। और लास्ट में से देखिए इस एक्स वाई को आपने कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा सी जेड। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, बस एक स्टेप में आंसर। क्लियर है? तो एक स्टेप में भी कर सकते हो। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो आप लोग वाई लिख कर बताइए, और मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, और सभी लोग ट्राई जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आपका चैट बंद रहेगा अभी, और आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन नंबर 78 है। हड़बड़ी मत करना, आसान सा क्वेश्चन है। बस अगर सही जोड़ा बना लोगे तो आप काफी जल्दी आंसर कर दोगे। ठीक है, अगर आप सही जोड़ा बना लोगे तो आप सही आंसर कर लोगे। देखो पहले टर्म का जोड़ा हम किसके साथ बनाए, और दूसरे टर्म का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख के आंसर बता सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश मत करो, आप इसको सॉल्व कर लो। ऑप्शन देखो मिलते जुलते से ही है सारे, लेकिन आंसर एक ही सही है इसमें। ठीक है, तो अभी सॉल्व करो सभी लोग।
चलो अभी कुछ बच्चों के आंसर आए, वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आपका सॉल्व नहीं हो तो आंसर करोगे, अभी सॉल्व कर लो, अभी बहुत समय है। एक मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम इसमें चारों टर्म में, अगर आप एक साथ चारों टर्म को देखोगे तो इनमें सार और गुणनखंड तो कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। और मैं अगर कह रहा हूँ कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक होगा, एक तो कॉमन निकलेगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। तो आप या तो सोच सकते हो सर ए वाले टर्म को एक साथ जोड़ा बना लीजिए, या फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ जोड़ा बना लीजिए। तो दोनों ही तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हिंट है आपके लिए, ए वाले टर्म को एक साथ रख लो और बी वाले टर्म को एक साथ रख लो, फिर उसके बाद जोड़ा बनाइए, उसके बाद आप कुछ कॉमन निकालिए, देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने बच्चों का आंसर आया सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तो आप अपना समय लेकर करोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 25 सेकंड और रुकते हैं। इस क्वेश्चन में हो सकता है समय लग रहा हो, 25 सेकंड और रुकते हैं, फिर इसको करके डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड। ट्राई करना कि आप लोग आंसर कर दो सभी लोग, अगर गलती भी होगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड। और अगर आपको लगता है कि समय और चाहिए तो वो भी बता सकते हो माइक ऑन करके। 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड है, अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आप नहीं किए हो तो जाइए पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर दिया है। 5 4 3 2 1। चलो ये पोल को एंड करें। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है, या सॉल्यूशन क्या है हमारा, पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जितने बच्चों का आंसर आया है ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, आप लोग चैट में भी लिख रहे हो, है ना। चलिए यहाँ पर देखो, आप क्या बोलोगे, सर अगर मैं चारों में कुछ कॉमन देखना चाहूँ, देखो ए सभी में कॉमन नहीं निकल रहा, है ना, ये सभी में नहीं है, दूसरे वाले टर्म में ए नहीं है, तो मतलब सात गुणनखंड तो कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है एक के अलावा। तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। तो आप लोग मुझे बताओ पहला टर्म का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं, ए एक्स स्क्वायर का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं। अभी मैंने हिंट में बोला ना कि ए वाले टर्म को एक साथ रख दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर का जोड़ा आप ए वाई स्क्वायर के साथ बना लो, है ना, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए। और बी वाई मतलब बी वाले टर्म को, है ना, हाँ बी वाले टर्म को आप एक साथ रख लो, तो बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को एक साथ रख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख के लिख लेते हैं इसको। आप बोलोगे सर पहला टर्म का जोड़ा बनाया चौथे टर्म के साथ, तो हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और दूसरा टर्म का जोड़ा बनाया चौथे टर्म के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर साफ दिख जाएगा सर पहला टर्म और दूसरा टर्म में क्या कॉमन है, पहला टर्म और दूसरा टर्म में ए कॉमन है, तो ए को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा, चलो एक बार मैं इसको लिख दूं, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालोगे तो बी लिखोगे, तो इसको लिख दोगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना जल्दी आप लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूँ। आप क्या बोलोगे, अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ है किसी को भी, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, पहले टर्म में ए कॉमन है और यहाँ भी ए कॉमन है, तो इन दोनों में से ए को कॉमन निकाल लीजिए। तो इन दोनों में से ए को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे ए, बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन है, तीसरे और चौथे टर्म में बी कॉमन है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बी इसमें भी दिख रहा है और बी इसमें भी दिख रहा है, तो बी को कॉमन निकाल लीजिए। तो बी को जैसे ही कॉमन निकालोगे बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो प्लस बी, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस है, हाँ बी आंसर आएगा, काफी बच्चे बी लिख रहे हो, है ना, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब यहाँ पर दो टर्म मुझे दिख रहे हैं, ये प्लस के द्वारा ऐड किए गए हैं, ये वाला पहला टर्म हो गया और ये वाला दूसरा टर्म हो गया। अब पहला और दूसरा में कुछ कॉमन दिख रहा है,
आप बोलोगे सर ये पूरा ब्रैकेट जो है ये तो सेम दिख रहा है ना, तो इस पूरे गुणनखंड को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो ये पूरा ब्रैकेट को आप अगर कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे, ये कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला ए बचेगा और प्लस ये वाला बी बचेगा, तो ए प्लस बी। समझ में आया? तो पहले और दूसरे टर्म में से अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, सेम गुणनखंड है। ठीक है, तो आंसर कौन सा दिख रहा है? एक फैक्टर दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक फैक्टर दिखा ए प्लस बी, दो गुणनखंड दिख गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए प्लस बी, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए में देखो एक्स प्लस वाई है, स्क्वायर नहीं आया यहाँ पर इसलिए गलत होगा। ऑप्शन सी में देखिए एक्स के साथ ए ऐड किया गया है जबकि ये नहीं होगा, और यहाँ पर ए के साथ वाई ऐड किया गया है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, ये समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, फिर चार टर्म वाले एक बहुपद लिखा गया है। और आपका मैं चैट बंद कर रहा हूँ और थोड़ी देर में पोल ऑन कर दूंगा। पोल थोड़ी देर में ऑन करूंगा, पहले ट्राई कर लो। कुछ कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर चार टर्म है, एक तो हिंट मैं पहले ही दे रहा हूँ, अगर चारों में से अगर कुछ भी कॉमन निकालना चाहोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। चारों में से अगर कुछ कॉमन निकालेंगे एक साथ तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। ये आप कैसे चेक करोगे? सभी टर्म का फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो, या किसी एक टर्म का भी फैक्टर करके आप चेक करोगे सभी में कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं, तो वहां से पता चल जाएगा। तो बचता क्या है हमारे पास? रीग्रुपिंग, सही जोड़ा बनाएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सही जोड़ा बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले टर्म का जोड़ा हम कौन से टर्म के साथ बनाएं ताकि हमारा ये जो बहुपद है ये फैक्टराइज हो जाए, गुणनखंड के रूप में आ जाए। तो पोल मैंने ऑन कर दिया है, जिसका भी आंसर होते जाएगा वो पोल में आंसर करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को थोड़ा बदल कर लिखा गया है इसमें, और सारे ही ऑप्शन मिलते जुलते से ही है, एक ही जैसे ऑप्शन है। तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी मिलते जुलते से ऑप्शन सेट किए जाते हैं आपके एग्जाम में भी, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सॉल्व कर लीजिए, दो फैक्टर आएंगे। बस देखिए आपका वाला फैक्टर कहाँ पर लिखा गया है। तो चिन्ह के साथ सारा चीज देखिएगा, चिन्ह के साथ कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। तो एक हिंट मैंने क्या दिया कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सार गुणनखंड व्यतीत होने लगेगा। क्या लगेगा? पुनः समूहन, मतलब रीग्रुपिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। चलो एक मैं हिंट और दे रहा हूं, अगर आपको परेशानी हो रही है कुछ भी। आपने अगर पहले और दूसरे, चलो देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप समय सॉल्व हो रहा है तो कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ। पहले टर्म और दूसरे टर्म में से आप अगर कॉमन निकालना चाहोगे तो 15 तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन फिर तीसरे और चौथे टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, और फिर हेल्थ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, मतलब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सही जोड़ा कैसे बनाएंगे? आप या तो पहले टर्म का जोड़ा बना लीजिए तीसरे टर्म के साथ, या पहला का चौथे के साथ। तो मैं बता रहा हूँ कि पहले और तीसरे को एक साथ रख दीजिए आप। ठीक है, और दूसरे और चौथे को एक साथ रख दो। ठीक है, तो इन दोनों से आप कॉमन बना के चेक करो, ये हिंट है आपके लिए। ठीक है, ये जोड़ा मैंने बता दिया, अगर ट्राई करके देख लो। अगर सही जोड़ा बना लोगे तो काफी आसान हो जाएगा। फिर आप अब क्या करोगे, जो मैंने जोड़ा बताया उसको एक साथ रखिए, सारे टर्म को फैक्टराइज करिए, जो भी कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल के देखिए, ब्रैकेट वो सेम आ जाएगा, उस ब्रैकेट को कॉमन निकालिए। ठीक है, तो अपना समय लीजिए और सॉल्व करिए।
तो अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया है। अभी कुछ बच्चों का आंसर सही आया है, अभी जो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है अभी सही आया है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, देखो गलतियां कई बार होती है, ठीक है, ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप कुछ कुछ गलतियां करो, लेकिन इस टॉपिक को सीखने के लिए क्या करना है, अभी मैं इसको समझाऊंगा तो ध्यान से सीखिएगा। सेकंड, सेम क्वेश्चन को आप घर पर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और मैं जो होमवर्क सेंड करूंगा बिल्कुल मिस मत करना, सारे क्वेश्चन को खुद से जरूर करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसको सीखोगे, उतना जल्दी जल्दी आपसे हो पाएगा। ठीक है, तो अभी एंड करें। क्लास में जितने बच्चे हो सभी ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो चैट ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो उसी वक्त माइक ऑन करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप अगर चेक करोगे 15 को, अगर मैं चेक किया, एक ही टर्म को मैं फैक्टराइज करके देख रहा हूँ, 5 गुना 3 मिलेगा ना, 5 सभी में से कॉमन निकलेगा क्या? नहीं, आपको देखिएगा सर 9 क्यू में से 5 नहीं निकलेगा, 9 क्यू का कोई भी फैक्टर 5 नहीं आएगा। और 3 सभी में से निकलेगा क्या? देखो 25 पी का कोई भी फैक्टर 3 नहीं होगा, है ना, तो हम कहेंगे सर सभी में तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। चाहो तो आप सभी टर्म को फैक्टराइज करके भी चेक करोगे, मैं थोड़ी देर में करूंगा भी इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सही जोड़ा बनाते हैं। आप अगर यहाँ पर सोच सकते हैं कुछ बच्चे के साथ, पहला टर्म का जोड़ा अगर मैं दूसरे के साथ बना दूं तो 15 तो कॉमन आ जाएगा, 15 कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब एक कॉमन आएगा फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला का जोड़ा बनाते हैं तीसरे के साथ और दूसरे का जोड़ा बनाते हैं चौथे के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बस अरेंज करके लिख लो। तो आप लिखोगे सर 15 PQ प्लस 9Q, है ना, यहाँ पे लिख दिया 9Q प्लस इन दोनों को एक साथ लिखा, और बाकी जो टर्म दिख रहे हैं हमें 15 और 25P, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब इसके आगे सॉल्व करिए, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखो 15 PQ को लिख दोगे 5 × 3, है ना, 5 × 3 × P × Q। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि सर मैं पहले और तीसरे का जोड़ा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों जगह पर क्यू दिख रहा था ना, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, और मुझे दिख रहा है 15 में भी सर 3 है, 3 × 5 = 15, और 3 × 3 = 2, यह सोच के मैंने पहला और तीसरा का जोड़ा बनाया। और मैं एक चीज और बोला था कि पहला और चौथा का भी जोड़ा बना सकते हो, तो पहला चौथा से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले टर्म जो 15 PQ है इसको मैंने लिखा 5 × 3 × P × Q, फिर प्लस का साइन था, 9Q को क्या लिखोगे, 3 × 3 × ठीक है, 9 को लिखा 3 × 3 × 15 को क्या लिखोगे, इस 15 को आपको पता है 5 × 3, 5 × 3, और इस 25P को क्या लिखेंगे, 25 को लिख देंगे 5 × 5 × P। इतना क्लियर है सभी को? इन चारों टर्म को मैंने फैक्टराइज किया है, बस इतना क्लियर है, गुणनखंड कर दिया है, और ये प्लस के द्वारा सारे टर्म अलग अलग है। चलिए, अब मुझे दिख रहा है सर ये हमारा पूरा पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, पहले और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या? पहले और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या? देखो यही पर आपको समझ में आता है कि मैंने सोचकर क्या उसको साथ में रखा था, यही सोचकर साथ रखा था ना कि क्यू कॉमन निकाल लेंगे, क्यू को कॉमन निकालेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे। तो जो भी आपने सोचा था उसको कॉमन निकाल लीजिए, 3 यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, 3 इस पर भी है और क्यू इसमें भी है, तो आप 3Q को कॉमन निकालो, 3 × Q कहने का मतलब 3Q, तो 3Q को कॉमन निकालो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आपने देखा 3 और Q को बाहर निकाल दिया सर, तो बच गया 5 और P, 5P कहने का मतलब 5P लिख देंगे, 5 और P कहने का मतलब 5P, प्लस यहाँ पर प्लस 3Q को आपने बाहर निकाल दिया तो ये वाला 3 बच जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिख दोगे 3, ठीक है, प्लस। अब मुझे बताइए तीसरा वाला टर्म और चौथे वाले टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तीसरा और चौथा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तो दिख रहा है सर इसका भी एक गुणनखंड 5 है और इसका भी एक गुणनखंड 5 है, तो 5 को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो 5 को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर बच जाएगा 5 × P, तो यहाँ पर लिख दिया 5P। समझ में आया? तीसरे टर्म था 5 × 3, 5 को कॉमन निकाला 3 बचा, चौथे टर्म में लिखा था 5 × 5 × P, 5 को कॉमन निकाला तो ये 5 और P बचा, 5 और P कहने का मतलब 5 × P, 5 × P 5P हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको मैंने लिखा 3Q और इसको मैं लिख रहा हूँ 5P + 3, इसको 5P + 3,
प्लस 5 और इस 3 + 5p को मैं लिख रहा हूँ 5p + 3, इतना कर सकते हैं। 3 + 5p को 5p + 3 लिख सकते हैं, ऑर्डर बदल सकते हैं। अब मुझे देख ये बताइए आप लोग, ये 5p + 3 यहाँ भी गुणनखंड के रूप में आया और 5p + 3 यहाँ भी गुणनखंड के रूप में आया, तो इस 5p + 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 5p + 3 को कॉमन निकाल लेंगे और बच क्या जाएगा। जब 5p + 3 को हमने कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा 3q, यहाँ पर बच गया 3q। और दूसरे टर्म में से 5 × 5p + 3 में से आपने अगर 5p + 3 को कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये बच गया 5। तो दो गुणनखंड दिख रहा है आपको, एक गुणनखंड दिखा 5p + 3, एक गुणनखंड दिखा 3q + 5। अब मैं चारों ऑप्शन को चेक करता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। अगर एग्जाम में सॉल्व करने आएगा तो यहीं पर आप आंसर कर देना, हो गया। लेकिन ऑप्शन है तो ऑप्शन भी तो चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए चेक करिए, तो ऑप्शन ए में लिखा गया 5q, आपका कहीं 5q आया था? देखो आपका तो आया था 3q, 5q नहीं आया था, 5p आया था, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो माइनस का साइन आया है, जबकि कहीं भी आपका माइनस का साइन नहीं आया, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो फिर से 5q लिख दिया गया, जबकि आपका तो 3q आया था ना, यहाँ पर 5q तो आया नहीं था, तो ये गलत होगा। ऑप्शन डी में देखो 5 + 3q, मैंने बोला था ना ऑप्शन में बदल कर दिया जाता है कई बार, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप लिख दो 5 + 3q को, इसको लिख दो 3 + 5p, है ना, और इसको लिख दो 5 + 3q। तो एक फैक्टर दिख रहा है 5 + 3q, देखो यहाँ पर है 5 + 3q, और ये 3 + 5p, तो ये 3 + 5p, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ, कोई बात नहीं, आपने गलती कर दी। आपको बस इतना करना है, अभी बताइए समझ में आया या नहीं आया। और अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को फिर से जरूर ट्राई करना करने की। आ गया? ठीक है, तो जरूर ट्राई करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। एक मैं होमवर्क और दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, एक सेकंड रुक जाइए। एक होमवर्क और है, इस क्वेश्चन को तो इस वाले मेथड से आप प्रैक्टिस करोगे ही, जैसे मैंने बताया। आप क्या करना, पहले का जोड़ा बनाना चौथे के साथ, और दूसरे का जोड़ा बनाना तीसरे के साथ, पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का। और ये भी ट्राई करके बताना कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, चलो, तो ये सारी होमवर्क है आपकी, अगले क्लास में मिलते हैं। और कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइए, कोई डाउट है तो बताइए।